बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड यील्ड। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है कि जब हम कोई रिएक्शन लगाते हैं, सपोज उसमें दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। तो जब ये दोनों अब आगे चलेंगे तो उसमें एक रिएक्टेंट जो होगा वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो हमारे पास अभी उसकी कुछ क्वांटिटी बची हुई होगी। तो जब एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है तो दूसरा बच जाने वाला अकेला हमें प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। तो जो कंज्यूम हो गया है उसको हम कहते हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसने हमारे प्रोडक्ट को स्टॉप कर दिया है, कंट्रोल किया हुआ है कि जब वो ख़त्म हो जाएगा तो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। बस दफ़ा हम वैसे इनकी क्वांटिटी सेम नहीं लेते, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट हमारे पास एक्सपेंसिव होते हैं, वो हम कम मिकदार में लेते हैं, जो कुछ हम ज़्यादा लेते हैं एक्सेस में लेने की वजह है कि ताकि जो दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है वो अच्छी तरह कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, या उसके रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करने के लिए हम एक एक्सेस में लेते हैं। सपोज जैसे हम हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन को एक्सेस में लेते हैं, ताकि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है ऑटोमोबाइल इंजन में, जो हमारा फ्यूल है पेट्रोल है, वो अच्छी तरह उसकी कंबस्टन हो जाए और वो कंज्यूम हो जाए। तो इस तरह हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं, दूसरा हमारे पास कम मिकदार में होता है। तो जो कम मिकदार में होता है वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो है स्टॉप हो जाता है। तो कंट्रोल किसने किया हुआ था? जो कम मिकदार में था। तो कम मिकदार वाले रिएक्टेंट को जो पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट that control the amount of product formed in a chemical reaction due to its smaller amount। तो उसकी अमाउंट स्मॉल होने की वजह से जब वो पहले ख़त्म हो जाता है तो वो हमारे प्रोडक्ट को स्टॉप कर देगा, रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये उसने एक फिज़िकल एग्जांपल लिया है, कहता है अगर आपके पास स्लाइसेस हैं और कबाब्स हैं, आपने उनसे सैंडविच बनाने हैं। सपोज़ आपके पास कितने 30 कबाब हैं और आपके पास 5 ब्रेड्स हैं। तो 5 ब्रेड में से 58 स्लाइस होंगे और 30 कबाब हैं। 30 कबाब को जब हम 58 स्लाइसेस के साथ यूज़ करके सैंडविच बनाते हैं तो हमारे पास 29 सैंडविच बनते हैं और एक कबाब बच जाता है। क्यों? कि एक कबाब और दो सैंडविच यूज़ होंगे तो एक कबाब और दो स्लाइस यूज़ होंगे तो एक सैंडविच बनेगा। तो इसका मतलब है 30 कबाब के लिए हमें 60 स्लाइसेस चाहिए होंगे, लेकिन ये तो 58 हैं। इसका मतलब है कि एक कबाब हमारे पास बच जाएगा जो कि एक्सेस में कंसिडर होगा, और जो स्लाइसेस हैं वो हमें दो रिक्वायर होंगे लेकिन हमें ख़त्म हो जाएंगे पहले दो। तो हम कहते हैं कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आगे हम केमिस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं। कहता है यहाँ पे देखें कि ये हमारी इक्वेशन है जो जिसमें अगर हम 2 मोल लेते हैं हाइड्रोजन के और 2 मोल लेते हैं ऑक्सीजन के तो हमें 2 मोल वाटर मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन के दोनों मोल कंज्यूम हो चुके होंगे लेकिन ऑक्सीजन का 1 मोल अभी बचा होगा। तो इसका मतलब है जब 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगी कम्प्लीटली तो अकेला ऑक्सीजन का 1 मोल हमें मज़ीद वाटर नहीं बना के देगा। तो जो बच जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेसिव रिएक्टेंट, और जो पहले कंज्यूम हो जाता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट भी स्टॉप हो जाएगा उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम ये देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये मिलकर सी और डी बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ए और बी में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कहता है उसको ये 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और ये 3 स्टेप जो है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले में वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि जो ए और बी रिएक्टेंट आपको उनकी जो अमाउंट गिवन है उसके मोल बना लें। जो उसका फार्मूला मोल का मैस ओवर मोलर मैस या मैस ओवर एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड करके आप उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लें। सेकंड आप क्या करें? फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वो जो रिएक्टेंट आपको स्पीशीज दी गई है उनकी इक्वेशन बनाएं और बैलेंस केमिकल से उनके नंबर ऑफ मोल इक्वेशन से फाइंड करें। थर्ड आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस अ लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि एक वो जो आपको गिवन थी अमाउंट रिएक्टेंट की, एक आपने उसके मोल बनाए, और दूसरा वो जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल देखे कि ए के कितने मोल और बी के कितने मोल आपस में कंज्यूम हो रहे हैं।
तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप बता सकेंगे कि जो लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट दे रहा है हमें, जो रिएक्टेंट जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमें कम मिल रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। चूँकि जो कम प्रोडक्ट दे रहा है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये एग्जांपल हम करते हैं। इस एग्जांपल के बाद आपको समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को और एक्सेसिव रिएक्टेंट को, कि जो बच जाएगा उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और जो जल्दी कंज्यूम होगा पहले, जिसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमने 3 स्टेप देखे, इनको हम इस एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। कहता है अमोनिया गैस बनती है कैसे? जब दो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में हीट करते हैं। कहते हैं अब दोनों की हमने ली है क्वांटिटी सेम, 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इन दोनों को हम हीट करते हैं तो अमोनिया बनती है। तो जब इन दोनों को हीट करेंगे तो आपने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कि कितनी अमोनिया प्रोड्यूस हुई है। कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, ख़त्म होने के बाद जो दूसरा रिएक्टेंट बचा हुआ था, एक्सेसिव में था, उसकी क्वांटिटी कितनी बच गई थी। तो वो ये दो बातें आपने बतानी है कि एक तो अमोनिया के नंबर ऑफ ग्राम, और दूसरा जो आपका रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में बच गया है। एक जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद रिएक्शन तो आगे नहीं चलेगा, प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बचा हुआ है एक्सेस में, उसकी भी आपने अमाउंट बतानी है कि वो कितनी होगी। तो ये इक्वेशन है जो हमें गिवन है, उसको हम यूज़ करेंगे अपने आंसर को फाइंड करने के लिए। तो पहली बात है कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो हम अमोनिया की देखते हैं यहाँ पे कितनी जो है क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है। तो 100 ग्राम हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, 100 ग्राम हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड हमें गिवन है स्टेटमेंट में, इन ग्राम्स के मोल बना लेते हैं। तो मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम हमें दिया हुआ है, इसका मोलर मैस 53.5 ग्राम पर मोल। इसका मैस कैसे निकालना है? मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सॉरी मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ये मैस उसका गिवन 100 और उसका मोलर मैस ये आ जाएगा 1.87। इस तरह मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें गिवन है 100 ग्राम, उसके बाद मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 ग्राम पर मोल है। अब इसके मोल निकालने हैं तो इसके मैस को मोलर मैस से डिवाइड करते हैं तो 1.35। अब ये हमारे पास दो जो रिएक्टेंट हैं अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनके नंबर ऑफ मोल हैं। अमोनियम क्लोराइड 1.87 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35। अब हम इनको दोनों को 1 बाई 1 कंपेयर करते हैं। पहले हम करते हैं अमोनियम क्लोराइड को। यहाँ पे देखें तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड हमें 2 मोल अमोनिया दे रही है। तो ये हमने कंपेयर किया, 2 मोल अमोनियम क्लोराइड हमें देगी 2 मोल अमोनिया। 1 मोल होगा अमोनियम क्लोराइड का तो 1 मोल अमोनिया बनेगी। तो जो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मोल हैं 1.87, उतने ही मोल हमें मिलेंगे अमोनिया के। अब उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल। सिमिलरली कंपेयर द नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद दोज ऑफ अमोनिया। अब देखें इक्वेशन हमें बता रही है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ इसको हम कंपेयर करते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1.35 मोल, उसका डबल हमें देंगे 2.70। अब देखें हम, एक तो हमारा ये कंपैरिजन आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दूसरा हमारा आया अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड हमें दे रही है 1.87, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड ख़त्म हो जाएगी। ये 1.87 मोल जो हैं अमोनियम क्लोराइड के, ये हमें 1.87 मोल अमोनिया देने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इधर देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें 2.70 मोल दे रहा है। तो इसका मतलब है जब अमोनियम क्लोराइड सारा ज़ीरो हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर ये अकेला हमें 2.70 कैसे दे सकता है। इसका मतलब है हमारे जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल हैं अमोनिया के वो 1.87 है, क्योंकि 1.87 के बाद जब अमोनियम क्लोराइड ज़ीरो हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकेला हमें फर्दर अमोनिया के मोल नहीं दे सकता। इसलिए हमारा ये वाला आंसर है कि 1.87 मोल अमोनिया के हमें मिलेंगे जब हम 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेंगे और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्योंकि जब हमें 1.87 मोल मिलेंगे इसके
अमोनिया के, उस टाइम अमोनियम क्लोराइड ख़त्म हो चुका होगा, तो रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल आंसर है। कहता है सिंस द नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम और 1.87 मोल ऑफ अमोनिया आर लेस, सो अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड हमें कम मोल दे रहा है, तो जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो ये आगे हमने सपोज किया हुआ है, ये आगे चलेगा नहीं एक्चुअल में। दी अदर रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो हमने इसके मोल निकाले अमोनिया के 1.87। अब उसने हमसे जो पूछा हुआ है आंसर वो ग्राम्स में पूछा हुआ है, तो मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस मोल को मोलर मैस से करेंगे तो 31.79 ग्राम अमोनिया मिलेगी जब आप 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये फर्स्ट जो ए पार्ट था उसका हमने आंसर बता दिया कि कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगी। सेकंड में उसने हमसे कहा है कि जो एक्सेस में बच जाता है आपका रिएक्टेंट, एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा, वो कितना बच जाता है, उसकी कितनी मिकदार है। कहते हैं लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1.87। अब कहता है जब ये अमोनियम क्लोराइड 1.87 मिलकर 1.87 अमोनिया दे रहा था, तो उस टाइम कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुए, जितने यूज़ हुए उसको टोटल में से माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास एक्सेस में बच जाने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो अब इन दोनों को आपस में रिएक्टेंट को करते हैं कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल ये होगा, उसका हाफ ये होगा, जितने इसके हैं 1.87 मोल उसके हाफ मोल 0.935 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ होंगे 1.87 मोल अमोनिया बनाने के लिए। बाकी जो हमारा होगा वो बचा हुआ होगा, क्योंकि उसके उसी टाइम ये अमोनियम क्लोराइड ख़त्म हो जाएगा। जब 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड ख़त्म होगा उस टाइम हमारा 9.935 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होगा, बाकी हमारा बचा हुआ होगा। तो टोटल हमारे पास कितना है 1.35। 1.35 में से 0.935 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बाकी नंबर ऑफ मोल बचेंगे वो उसके एक्सेस में बचे हुए होंगे। ये देखें हेंस नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1.87 मोल ऑफ अमोनिया इज 0.935। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने थे जो हमने 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से फाइंड किए थे 1.35, उसमें से ये 0.935 कंज्यूम हो गए, तो इनको माइनस करें तो आपके पास 0.415 मोल उसमें एक्सेस में बचे हुए होंगे। अब आपने इसका मैस निकालना है, तो इसके जो मोल है इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो 30.71 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ होगा जब आपका सारा अमोनियम क्लोराइड यूज़ हो जाएगा और आपको अमोनिया मिलेगी। कहता है इट मीन्स दैट वी शुड हैव मिक्सड 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद 69.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कहता है कि हमें शुरू में लेना ही उतना चाहिए था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जितना कंज्यूम होना है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन एक्चुअल में लगाने से पहले हम पेज पे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा जो ए और बी रिएक्टेंट है ये कितना कितना कंज्यूम होगा। तो जब 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कंज्यूम हुआ टोटल, तो उसमें 69.3 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ इसके मुकाबले में। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड ख़त्म हो गया और हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब है हमें कैल्शियम क्लोराइड लेना ही 69.3 ग्राम चाहिए था 1.87 मोल अमोनिया को हासिल करने के लिए। तो इस तरह हमने अमोनिया की क्वांटिटी भी बता दी कि कितने ग्राम अमोनिया बनेगी, और हमने ये भी बता दिया कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में हमारे पास बच जाता है एक रिएक्टेंट के ख़त्म हो जाने के बाद जो दूसरा बच जाएगा वो कितने ग्राम होगा, हमने उसकी क्वांटिटी भी निकाल ली। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यील्ड। यील्ड क्या होती है? यील्ड को हम प्रोडक्ट को यील्ड कहते हैं, हमारा जो आउटपुट होता है। हमें कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन, कोई भी काम करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है, प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम यील्ड कहते हैं। तो हमारे पास पहले है थ्योरेटिक एक्चुअल यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन। कि जो हम लेबॉरेटरी में, इंडस्ट्री में, रियल में रिएक्शन लगाते हैं और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो जो हमें यील्ड मिलती है वो हमारी होती है एक्चुअल यील्ड, के वो हमने हकीकत में रिएक्शन लगा के उसको प्रोडक्ट लिया होता है। सेकंड हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड ये है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल की है
कि अगर हम 100 ग्राम लें अमोनियम क्लोराइड और 100 ग्राम लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों को मिलाने से जो हमने निकाले नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया, जैसे ये 1.87 मोल अमोनिया मिलते हैं जब 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड और 69.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा। तो ये 1.87 मोल हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी कि पेज के ऊपर हमने कैलकुलेशन करके ये फाइंड आउट किया हुआ है। अगर हम यही रिएक्शन रियल में लगाते हैं तो हमें कभी भी 1.87 मोल इसके नहीं मिलेंगे। वो थ्रू डिफरेंट प्रोसेस जब हम गुजरेंगे तो हमारे लॉसेस होंगे, जिसके बाद हमारी 2, 4, 5, 10% लॉस होने के बाद हमारा जो आंसर होगा, जो हमारी यील्ड होगी, वो 1.87 से कम हो जाएगी। तो कहता है कि जो theoretical yield is maximum amount of product that can be produced by a given amount of reactant according to balanced chemical equation, कि जो theoretical yield है वो हम निकालते हैं balanced chemical equation से। तो balanced chemical equation है तो हमें 100% yield देनी है। तो कहता है जो theoretical yield होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है actual yield से। बेसिकली जो एक्चुअल यील्ड होती है, जो हम रियल में एक्चुअल में काम करते हैं, वो हमें उतनी यील्ड नहीं देता जितनी हमने पेज के ऊपर कैलकुलेट करके तवक्को की होती है। उसमें काफ़ी रीजंस आती हैं, वो हम देखते हैं क्या रीज़न है एक्चुअल यील्ड के थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने की। कहते हैं मोस्ट केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कहता है प्रैक्टिकली अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड। कि काम करने वाला बंदा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी किसी गलती की वजह से लॉस हो जाएगा हमारा रिएक्शन का, और प्रोडक्ट हमें उतना नहीं मिलेगा जितना हम तवक्को कर रहे होते हैं। सेकंड, हमारे पास जैसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं डिस्टिलेशन से, तो डिस्टिलेशन से कभी भी हमारे पास 100% सेपरेशन नहीं होती। डिस्टिलेशन वगैरह हम जाके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल से जब उसकी हम करते हैं फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, या उसको वॉश करते हैं, सपोज क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, हमने क्रिस्टल बनाई है तो उसको वॉश किया है, उसको ड्राई किया, उसको क्रिस्टलाइजेशन इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड। कि जब हम एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन बनाने का करते हैं अमल लेबॉरेटरी के अंदर, तो वहाँ पे हमें सेपरेशन भी करनी पड़ती है, वॉशिंग है, ड्राइंग है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा लॉसेस होने के बाद एंड पे हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा, जो हमारी यील्ड होगी, वो कभी भी थ्योरेटिकल यील्ड के इक्वल नहीं होगी जितनी हमने पेज के ऊपर कैलकुलेशन करके बनाई होगी। कहता है सम ऑफ द रिएक्टेंट माइट टेक पार्ट इन अ कंपीटिंग साइड रिएक्शन। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो हमारा जो मेन रिएक्शन होता है उससे कम हो जाती है हमारी यील्ड, क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो मेन प्रोडक्ट को देने की बजाय साइड रिएक्शन में जाके बाई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उस वजह से भी हमारी यील्ड कम हो जाती है। कहता है केमिस्ट इज़ यूजली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, कि जब हमें पता है कि हमारी एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आएगी थ्योरेटिकल यील्ड से, तो फिर जब एक तो हमें कन्फर्म हो गया था क्या, एक तो हमें कन्फर्म हो गया कि हमारी यील्ड जो है वो कम होगी, जो एक्चुअल यील्ड है, तो फिर हमने ये देखना कि कितनी कमी आई है, कितने परसेंट हमने इसकी एफिशिएंसी ली है रिएक्शन की, यानी कि परसेंटेज में अगर हम देखें तो परसेंटेज यील्ड इसकी क्या होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है कि एक्चुअल यील्ड जो आपके पास आई है और थ्योरेटिकल यील्ड जो आपने पेपर के ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली है, इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में कि आपकी एक्चुअल यील्ड बेसिकली कितने परसेंट आई है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एग्जांपल 14 कि व्हेन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। कि ये लाइमस्टोन है, इसको जब रोस्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्विक लाइम मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, सॉलिड नहीं है, ये इसके साथ रिलीज हो जाएगी। The actual yield of calcium oxide is 2.5 kg. When 4.5 kg of limestone is roasted, what is the percentage yield of this reaction? कि आपके पास जो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअल में वो है 2.5 किलोग्राम, यानी कि 2500 ग्राम। तो कहते हैं अगर आपके पास 4.5 किलोग्राम यानी कि 4500 ग्राम
अगर आपके पास लाइमस्टोन हो जिसको आप रोस्ट कर रहे हैं तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो परसेंटेज का यील्ड का ये जो फार्मूला है, इसमें अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमें उसने बता दी है, एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ 2.5 किलोग्राम। हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए अगर हमारे पास 4.5 किलोग्राम लाइमस्टोन है जिसको हम रोस्ट करने वाले हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हासिल करने के लिए, तो थ्योरेटिकली हमें कितनी कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी। तो कहते हैं मैस ऑफ लाइमस्टोन ग्राम्स में किया 4500 हो गया, मैस ऑफ क्विक लाइम जो एक्चुअल यील्ड है ग्राम में किया तो 2500 ग्राम हो गया, मोलर मैस 100 इसका कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड का 56। इसका मतलब है 100 ग्राम। अगर हम देखें इक्वेशन, हमें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमें दे रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। तो इधर हम अगर हम मोलर मैस के साथ अगर करें तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड गिव कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। तो ये हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं इक्वेशन की मदद से कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हमें देने चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। तो 1 ग्राम हो तो 56 और 100 तो 4500 ग्राम जो कि हमें दिए हुए हैं, तो 4500 ग्राम होंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 ग्राम। अब देखें हमारी थ्योरेटिकल यील्ड आई है 2520 ग्राम, एक्चुअल यील्ड हमारी पास आई है 2500 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम हमारी यील्ड में कमी आई है। तो अब ये 20 ग्राम जो कमी आई है परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो हमारी यील्ड क्या होगी। तो वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने निकाला तो 99.2% हमारी यील्ड आई है, 0.8% हमारे लॉसेस हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। उसकी रीज़न आप जान चुके हैं कि वो क्यों हुए हैं।